Hello everyone, welcome to study UPSC PSC with Shan. See, this is fourth session of 5 MCQ 5 concept series. So let's start today's discussion. Which of the following are causes of inflation? See, जैसे हमने पहले कहा था किसी भी MCQ को सॉल्व करने से पहले हम उसके टॉपिक को पढ़ेंगे एंड देन जाके उस MCQ को सॉल्व करेंगे. So let's understand what is inflation. See, inflation is the persistent increase in the price level of basket of commodities. Okay? मतलब जब बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के प्राइस लेवल परसिस्टेंटली इंक्रीज होगा तब हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे. यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, किसी सिंगल कमोडिटी के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल कमोडिटीज़ और बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के बारे में बात हो रहा है. तो अब हम इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में जानेंगे. सी, इन्फ्लेशन के दो मेजर टाइप्स हैं. एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम डिमांड के साइड पर देखते हैं एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सो जब किसी भी एक प्रोडक्ट के एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तब उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, विच लीड टू इन्फ्लेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फ़ोन है जिसका प्राइस है 20,000. ओके, एंड 3 कस्टमर है X, Y, Z. तीनों के पास 20,000 है. तो अब शॉप ओनर क्या करेगा, इन तीनों को तो एक फ़ोन नहीं दे सकता, किसी एक को देना पड़ेगा. तब शॉप ओनर इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस 21,000 कर देगा. अब जिसके पास 1,000 एक्स्ट्रा होगा वही इस फ़ोन को ओन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर Z के पास 1,000 एक्स्ट्रा है तो ये Z ये फ़ोन ख़रीद सकता है. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ओरिजिनल फ़ोन का दाम क्या था 20,000, बट डिमांड के कारण क्या हो गया, इसका प्राइस इंक्रीज होके 21,000 हो गया. तो ऐसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसे कहते हैं. अब इसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, राइट. डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फर्स्ट कॉजेज़ है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, सी गवर्नमेंट तो वेरियस स्कीम्स एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स क्या करता है, लोगों को पैसा देते हैं. गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी लोगों को देते हैं. जब लोगों के पास पैसा आते लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं चीज़ों पर, राइट. एंड जब ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा एंड वो ज़्यादा डिमांड करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तब क्या होगा, चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होगा. ओके, फिर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई. जब RBI थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी मार्केट पर ज़्यादा मनी सप्लाई करेंगे तब भी इन्फ्लेशन होगा. ब्लैक मनी के कारण मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट ज़्यादा होगा. जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगा तब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा चीज़ों के लिए, एंड जब चीज़ों के लिए डिमांड ज़्यादा होगा चीज़ों का दाम भी इंक्रीज़ होगा. लोअर टैक्सेस. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का मंथली सैलरी है 50,000, वो टैक्स पे करता है 5,000. सो उसका पास कितना बचा, 45,000. नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका टैक्स रिड्यूस करके 2,000 कर दिया एंड अभी उसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा है, 3,000. अब ये 3,000 क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेंड करेगा मार्केट पर एंड ज़्यादा स्पेंड करने लगेगा चीज़ों पर. जब वो ज़्यादा स्पेंड करेगा पार्टिकुलर चीज़ों पर एंड ऐसे और करेंगे उस पार्टिकुलर चीज़ों पर, तब क्या होगा, उस चीज़ का दाम इंक्रीज़ होगा. जैसे मैंने वो मोबाइल फ़ोन के प्राइस का एग्जांपल दिया था. फिर लोअर इंटरेस्ट रेट. जब बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है लोग ज़्यादा लोन लेते हैं एंड जब ज़्यादा लोन लेते हैं तब मार्केट पर ज़्यादा पैसा होता है. ओके, फिर हम क्या देखेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव क्या है, ये सप्लायर साइड पर है. फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए मल्टीपल चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, कैपिटल और भी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए. सो अगर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंक्रीजेस इन द वेजेस, इनके कारण अगर इनका प्राइस इंक्रीज़ होता है एंड वेजेस का भी इंक्रीज़ होता है तब क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज़ होगा एंड वो जब मार्केट पर सेल होगा उसका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा. ये रहा एक चीज़. दूसरा ये है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री किसी भी एक प्रोडक्ट को पहले 20 रुपीज़ से बना लेता था एंड रॉ मटेरियल के इंक्रीज़ होने के कारण एंड वेजेस के इंक्रीज़ होने के कारण उसका अभी फाइनल प्रोडक्ट बनने में 30 रुपये
चाहिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्री क्या करेगा, प्रोडक्शन कट करेगा, एंड जब इंडस्ट्री प्रोडक्शन कट करेगा सप्लाई कम होगा, एंड जब सप्लाई कम होगा तब डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा। जो डिमांड चाहिए वो सप्लाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट पर चीज़ों का दाम इंक्रीज़ हो रहा है, विच लीड टू इन्फ्लेशन। फिर है सप्लाई शॉक्स के कारण एंड देन इंक्रीज इन टैक्सेस। ये कुछ ऑप्शन है। अभी हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू को। सी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू द कंज्यूमर। यस, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा मतलब ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा, एंड ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा वो चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करेंगे, एंड चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करेंगे फिर क्या होगा, चीज़ों का प्राइस लेवल इंक्रीज होगा मतलब इन्फ्लेशन हाई होगा। फिर मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, वो जो हमने इंडस्ट्रियल के बारे में कहा था कि वो जब प्रोडक्शन कट करेगा एंड दैट मीन्स सप्लाई कम होगा एंड डिमांड ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन द फैक्टर इनपुट कॉस्ट, जब हमने कहा था रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इंक्रीज होगा, वेजेस के लेवल इंक्रीज होगा तब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। दैट मीन्स 1 2 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन सी ऑल 3। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding Parliament's power to reorganize the states। यहाँ पर कहा reorganize the states, तो पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन जाके इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ओके, सी पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, ये कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 3 पर मेंशन है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, मतलब किसी भी एक स्टेट को फॉर्म करना। कैसे? बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी एक स्टेट से एक टेरिटरी सेपरेट करके एक नया स्टेट बना दिया। 2 और मोर स्टेट को यूनाइट करके एक नया स्टेट बना दिया। किसी भी एक टेरिटरी को किसी भी एक स्टेट के और उसके पार्ट के साथ यूनाइट करके एक नया स्टेट बना दिया। फिर पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, फिर स्टेट के बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, देन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को। ओके, सो ये सब करने के लिए पार्लियामेंट को क्या करना होगा? एक बिल लाना होगा, एक बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। ओके, एंड ये बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, एंड ये बिल सिर्फ पार्लियामेंट पर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर पर ये आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो जब रिकमेंडेशन लेने के लिए पार्लियामेंट जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले क्या करेंगे? पहले उस बिल को रेफर करेंगे कहाँ? स्टेट पर। क्यों? क्योंकि उनके व्यूज़ जानना है उस रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, फिर जो स्टेट जो व्यू देगा प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा कि इसे एक्सेप्ट करे। प्रेसिडेंट स्टेट के व्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। एंड फिर क्या होगा? इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट पर, एंड अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास करता है तो स्टेट रीऑर्गेनाइज होगा। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम उस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पार्लियामेंट हैज़ टू रेफर द बिल कंसर्निंग रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स। नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, राइट? प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर, जैसे हमने पढ़ा था क्या, पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन लेने जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले व्यू जानेंगे स्टेट से। सो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। द पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाई द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हमने पढ़ा था, व्यूज़ जो होगा वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास बाइंडिंग नहीं होगा। सो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज और आर करेक्ट? ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ये कुछ कंट्रीज हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर विथ साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी एक बहुत हॉट टॉपिक है इन रिसेंट ईयर्स में, तो हम ये डिटेल में देखेंगे ये साउथ चाइना सी को। सी ये रहा साउथ चाइना सी, एंड कौन कौन कंट्रीज बॉर्डर कर रहा है? ताइवान, चाइना, वियतनाम, फिर ये रहा मलेशिया, ये रहा ब्रुनेई, एंड ये रहा फिलीपींस।
ओके, ये सब कंट्रीज साउथ चाइना सी को बॉर्डर कर रहे हैं। ये रहा 9 डैश लाइन। सी, ये है चाइना का 9 डैश लाइन। सो चाइना क्या क्लेम करता है कि 90% ऑफ साउथ चाइना सी इसका है, चाइना का है। एंड ये 9 डैश लाइन क्या करता है, ये उसका बाउंड्री है कि इसका अंदर का जो रीजन है वो चाइना का है। ओके, सो इसके लिए बहुत डिस्प्यूट होता है साउथ चाइना सी में। एंड कुछ आइलैंड्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक है पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड एंड स्कारबोरो शोल। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि ये आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी, ऐसे आपको ऑप्शंस देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। यस, चाइना बॉर्डर करता है, फिलीपींस भी करता है, मलेशिया भी करता है, वियतनाम भी करता है, लेकिन थाईलैंड नहीं करता। सो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी ओनली 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन यूनियन। सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो आप अफ्रीकन यूनियन को डिटेल्स में पढ़ के जाइए एग्जाम में। सी, पहले हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सी, अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, कॉन्सिस्ट्स ऑफ 55 मेंबर कंट्री। राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 55 मेंबर कंट्री मिलकर अफ्रीकन यूनियन बनाया। ये कब लॉन्च हुआ ऑफिशियली, ये 2002 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। बट अफ्रीकन यूनियन इज़ द सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1963 में। ओके, सो AU इज़ द सक्सेसर ऑफ OAU। फिर हम देखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन के सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग ऑर्गन कौन सा है। ये है असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज़ द सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। एंड ये डिटरमाइन करता है कि AU के पॉलिसीज़, इनके प्रायोरिटी सेट करता है, फिर वो आने वाले साल में क्या क्या प्रोग्राम लेना है, वह सब AU के सुप्रीम ऑर्गन जो है वो डिसाइड करते हैं। एंड रिसेंटली क्या हुआ, G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप मिल गया है। सो G20 के 2023 का प्रेसिडेंसी किसके पास था, हमारे प्यारा इंडिया के पास। ओके, एंड तब ही अफ्रीकन यूनियन को प्रेसिडेंटशिप मिला। नाउ अब कमेंट बॉक्स पर मुझे ये बताइए कि 2024 में प्रेसिडेंटशिप किसको मिला है G20 का। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शंस को। इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2002 एज ए सक्सेसर to the Organization of African Unity. Yes, it's a correct statement. The Assembly of Head of State and Governments is the AU's supreme policy and decision making organ. Yes, ये भी हमने पढ़ा है. Recently, AU became permanent member of G20. Yes, ये भी correct statement है. So how many of the statement given above are correct? Option C, all 3. Now let's move to next question. Consider the following pairs of centers of revolt of 1857 and leaders associated. ये है कुछ रिवॉल्ट सेंटर एंड ये है लीडर्स. सो इसका पढ़ने से पहले हम वो रिवॉल्ट सेंटर एंड बाकी जो रिवॉल्ट सेंटर है एंड लीडर्स है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो दिल्ली में कौन थे? जनरल बख्त खान. ओके. कानपुर में कौन थे? नाना साहेब. फिर लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल. एंड बरेली में कौन थे? कन्वर सिंह. फरीदाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला. फिर झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई. ओके. और भी बहुत है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर कुछ मेजर जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पर रिवाइज किया. एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 को अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँ, मैं ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दूँगा. तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. बिहार में कौन है? बेगम हजरत महल. नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि बेगम हजरत महल लखनऊ के. लखनऊ नाना साहेब, यह भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि नाना साहेब है कानपुर के. एंड झांसी लक्ष्मीबाई. यस, रानी लक्ष्मीबाई. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. सो आज के लिए इतना ही. कल फिर से हम इसी टाइम पर ये सेशन लाएंगे. एंड अगर आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा देन आप लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू.